राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, आप बंद कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? लेकिन आपको लगता है प्रेजेंट सिचुएशन, अभी जब हम डिबेट कर रहे हैं, सुबह फारूक अब्दुल्ला ने बोला, अभी उमर अब्दुल्ला आके काउंटर कर रहे हैं उसको, बोला फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला है बोले हम एनडीए के साथ नहीं जा रहे, हमारा एनडीए से कोई वास्ता नहीं, हम इंडिया के साथ ही है। तो विपक्ष के जितने भी ये दल है, ये आपस में खुद डिवाइडेड है, इनको समझ नहीं आ रहा है इधर जाना है कि उधर जाना है। ऐसी हालत में बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं भाटी जी, ऐसे जब खुद आप लोग छितरे हुए हैं तो कैसे हराएंगे आप? मोदी को हराने की बात छोड़िए, टक्कर कैसे देंगे भाटी जी? नहीं, असल में समस्या ये है, असली समस्या ये है कि आप अपने अपने पसंद की जहाँ तहाँ से दो चार बातें चुन लेते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हीं पे फोकस रहे। जो आपके लिए या आपकी पसंदीदा पार्टी के लिए अप्रिय बातें हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, उन पर कोई चर्चा ना हो। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो मुझे आज का ही जजमेंट याद आ गया सुप्रीम कोर्ट का। आज तो सारे चैनलों पे उसी पर डिबेट होनी चाहिए थी। इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है उसे असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि देश में 6 साल तक एक असंवैधानिक व्यवस्था थी। एक असंवैधानिक व्यवस्था के तहत इस सरकार ने चंदा लिया इस पार्टी ने, और ये चुनी गई तो इसका चुना जाना भी असंवैधानिक हो गया। और जिस व्यक्ति ने वो असंवैधानिक व्यवस्था थोपी, क्या उसे अभियुक्त बनाया जाएगा? क्या उसके खिलाफ अभियोग चलाया जाएगा देश के संविधान को चुनौती देने के लिए? और क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने उससे लाभ उठाया, क्या उस रुपए की वसूली उससे की जाएगी? अभी 1 सप्ताह पहले उसी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए माफी मांगी इस देश से? सही बात तो ये है ऐश्वर्य कपूर जी, हाँ जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब इनके जो काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे खुलने लगे हैं, जनता के सामने आने लगे हैं। अब ये कोर्ट में भी हारेंगे, संसद में भी हारेंगे और जनता के बीच में चुनाव भी हारेंगे। आपने जो 10 मिनट का शुरू में वक्तव्य दिया था, आपकी बातों में आपको चिंता तो बहुत है लोकतंत्र की, उसके लिए आपको बधाई। मुझे खुशी भी है कि एक पत्रकार को चिंता है लोकतंत्र की, लेकिन आपकी बातों में मुझे विरोधाभास झलक रहा था। एक तरफ तो आप कह रहे जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन जनता सड़क पर आ रही है तो आप विरोध कर रहे हैं। किसान क्यों नहीं देश की राजधानी आ सकते? देश की राजधानी में बैठ कर शांतिपूर्वक अपने हकों के लिए क्यों नहीं आवाज उठा सकते? अब आप कह रहे हो कि ये सुधांशु जी कह रहे हैं प्रदेश सरकार कानून बना दे, यानी हम नहीं बनाएंगे, आप नहीं बनाओगे, प्रदेश सरकार बनाए। मोदी जी ने तो वादा किया था, 2 साल का समय मांगा था। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। ओके भाटी जी, आप ही के सवालों का जवाब। 2 महीने का समय मांगा था, आप ही के सवालों का जवाब। संजीव झा जी आ रहा हूं, एमएसपी के लिए, चौधरी जी आ रहा हूं। देखिए, मैं पहली बात राजकुमार भाटी से कहना चाहूंगा, उनकी बात का मैं पूरा एहतराम करता हूं। आपने एक नहीं 3-4 निर्णय बताए जो केंद्र सरकार के विरुद्ध आए सुप्रीम कोर्ट के, है ना? तो अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे ये कहने के लिए कि विदेश की धरती पे जाके भारत की बेइज्जती करते हैं कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन लेफ्ट। फिर उनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट, हां मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट भी है, जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की। तो माफी मांगने का मुद्दा आप लोगों का बनता है। दूसरा, भाटी साहब आप तो ग्रामीण परिवेश से आने वाले हैं। राज्यवार इसलिए भी कहा जाता है करने के लिए क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं जो अलग अलग राज्य में, जैसे गेहूं सबसे ज्यादा पैदा होता है पंजाब में, वैसे अब मध्य प्रदेश में होने लगा, जब से ये सब आंदोलन वाला विषय हुआ तब से मध्य प्रदेश वगैरह उनसे आगे निकल गए। आपको पता गन्ना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होता है। तो गन्ने का विषय होगा तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें बेहतर तय कर सकती होंगी। अब आसाम में गन्ना होता ही नहीं है, मगर वहां चाय बहुत होती है। अब चाय का विषय होगा तो आसाम और दार्जिलिंग के लोग तय करेंगे। तो चावल जो है वो बंगाल के और दक्षिण भारत में ज्यादा होता है। तो मेरे विचार से ये कहना कि नहीं अलग अलग है और यह बात करना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ठीक नहीं। दूसरा, आपने बड़े जोशो जुनून में बोल दिया कि वो असंवैधानिक कर दिया। कुछ प्रक्रियागत विषय उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसे स्वीकार करते हैं। पर आपको पता है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है? कांग्रेस को 1133 करोड़। सुनिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए 1133 करोड़। और आपको अब सुनिए, 15,000 करोड़। सुन लीजिए भाटी जी, वापस आ रहा हूं। आपको 15,000 करोड़ कांग्रेस को। आपको 15,000 करोड़।
अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुनी। नहीं, हमें 6,000 कुछ सौ करोड़ मिला है, हमें 6,000 कुछ सौ करोड़ मिला है, और कांग्रेस से 6 गुनी तो हैसियत है अपनी यार। इतना तो मत बोलिएगा, पूरे देश की जनता मानती है। पर मजे की बात, तृणमूल कांग्रेस को 1092 करोड़, मतलब तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 31 करोड़ कम मिला है, जिसकी एक ही राज्य में सरकार है। अद्भुत साहब, उनसे कहिए कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोर्ट के निर्णय पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, मगर जब आप लोग बोलते हैं तो कई बार आप लोग जोशो जुनून में, मोदी जी के खिलाफ के जुनून में कुछ जो बोल जाते हैं। मैं सिर्फ तर्कसंगत और यथार्थ की बात कर रहा हूं। हम ईमानदारी से इन चीजों के लिए आगे प्रयास कर रहे थे। जो कोर्ट ने कहा है कि यदि वो तकनीकी दृष्टि से उसमें जो भी चीजें होंगी वो बात स्पष्ट रूप से आगे कही जाएगी। अच्छा, एक बात रत्नाकर जी से कहूं, ये पाप के ऊपर एक भाषण सुना दिए मान्यवर। मतलब जब ये कहते हैं कि सारे पापी यहां जाके धुल जाते हैं, ये पापी आते कहां से हैं? अब भैया गजब है अपने को पापी घोषित करने का। ऐसा सुंदर पाप आप करते हैं, मुझे लगता है दुनिया को पूरी तरह समझ में आ जाता है। मतलब आगे घोषित करते हैं सब पापियों की फैक्ट्री हमें, पापियों की फैक्ट्री हमें, पापियों की फैक्ट्री हमें, और वो उधर जाके ये हो जाते हैं। और भाटी साहब, रत्नाकर जी और झा साहब से मैं कहना चाहता हूं, साहब आपको रत्ती भर भी यकीन होता ना कि मोदी जी जाने वाले हैं तो आप तीनों मिलके कहते किसानों से, किसानों हट जाओ, 100 दिन की बात है, उसके बाद हम आने वाले हैं, हम सब कर देंगे। मगर आपको पता है ख्वाबों ख्यालों में भी ये होने वाला नहीं है। इसलिए इस पे किसानों के मुद्दे पर भी जो रोटी सेकनी हो सेक लीजिए। तो आपका ये वक्तव्य है जनता के सामने एकदम स्पष्ट दर्पण की तरह दिख रहा है कि आपका चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र क्या है। पंकज जी, कांग्रेस को अपना पहले घर ठीक करना पड़ेगा ना। आपको ना, आपके साथ आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? संजीव झा जी हैं, इन्होंने कहा 1 सीट नहीं जीत सकते हो दिल्ली में, तब भी एहसान कर देंगे, 1 सीट दे देंगे। ऐसे के साथ आप अलायंस पार्टनर। ममता दीदी ने कहा 1 भी नहीं देंगे, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश यादव ने कहा दे देंगे, इतनी उनके साथ भी आपकी बनेगी नहीं, आप जानते हैं। तो एवरीवन इज सेइंग थैंक यू वेरी मच टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज शर्मा जी। कांग्रेस पार्टी को हर कोई कह दे रहा है। त्रिपाठी जी, आ रहा हूं, आपकी उंगली में देख रहा हूं, वापस आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। चौधरी साहब भी बोले नहीं। कांग्रेस तो अपना घर ठीक कर लेगी ऐश्वर्य, मुझे तो आपके घर की चिंता हो रही है। अगर कोई भी सच्चा पत्रकारी मंच होता तो आज सचमुच इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर बहस करता। आपको बहुत चिंता है। अब आपके मैं शीर्षक देख रहा हूं कि आंदोलन तो सिर्फ नाम है, मोदी निशाने पर है और उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आंदोलन को बहाना बता रहे हैं, नाम का बता रहे हैं। और ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आप नरेंद्र भाई मोदी को निशाना बता रहे हैं। अरे आपको पता है क्या दुर्भाग्यपूर्ण है पंकज जी? आपके ऊपर मैं हमेशा लिखता हूं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, यही मैं कहता हूं। सीनियर जर्नलिस्ट आप लिखना, नहीं सुनिए, आपको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है तो आप नहीं, मुझे बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता है। सुनिए पूरी बात, डोंट इंटरजेक्ट इन द मिडिल पंकज जी, यू नो इट बेटर देन। अगर आपने देखा होता उन लाखों महिलाओं की वो हालत बंगाल में, अगर आपने देखा होता ना पंकज जी, सुनिए, देखिए आप वरिष्ठ काउंटर ऐश्वर्य, बोलिए, आप पता चलेगा पहले आंदोलन बहाना हुआ करते हैं या एक तरह की तपस्या होते हैं। ओके, किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने ऐशो आराम छोड़कर मैदान में दिन रात लाठियां गोलियां खाना, उनका सामना करना, ये आसान नहीं है। बिल्कुल ये निशाना बिल्कुल नहीं। अब आप मेरी